Dear students, we will be discussing about deafness today, and आज हमारा एजेंडा है वो है classification of hearing losses. So what do we mean by classification? Classification is basically how do you understand some elements. For example, हम देखना चाहते हैं कि hearing loss जो है उसको किस तरीके से समझने के लिए हम उसको क्लासिफाई कर सकें. तो बहुत सारे तरीके हैं क्लासिफाई करने के. क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं. एज है, उसके अलावा लैंग्वेज है, उसके अलावा साइट है. ये इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, और इंशाल्लाह ताला वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डेफनेस इटसेल्फ इज़. इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट द ईयर इटसेल्फ. वी टॉक्ड अबाउट आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर. और अभी जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हेयरिंग की क्लासिफिकेशन या डेफनेस की क्लासिफिकेशन. तो अब आपने याद रखना है कि डेफनेस जो है ये एक छोटी टर्म नहीं है. इट्स अ ब्रॉड टर्म इन द सेंस कि इसको क्लासिफाई करने के लिए, इसको समझने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस की हुई हैं. मिसाल के तौर पर जब एक मेडिकल डॉक्टर या जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, जब वो डेफनेस की बात करेगा तो हो सकता है कि वो उसकी क्लासिफिकेशन उस अंदाज से करे जिस अंदाज से हमें सूट नहीं कर रही या हमें समझ नहीं आ रही. फॉर एग्जाम्पल, वो उसको कहेगा कि जी इस बच्चे को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, इसको सेंसोरियल हेयरिंग लॉस है, इसको मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है. लेकिन एक टीचर के लिए या एक पेरेंट के लिए ये बात यूं समझने वाली थी कि क्या इट इज़ कॉन्जेनिटल हेयरिंग लॉस है या ये एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस है. और बिल्कुल इसी तरीके से हम ये देखना चाहते हैं कि क्या उसकी लैंग्वेज है या नहीं है, और लैंग्वेज डेवलप होने से पहले उसको डेफनेस हुई थी या बाद में हुई थी. तो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स अपने इस तमाम एजेंडा को समझने के लिए यूटिलाइज करते हैं. तो इसमें आप देख लीजिए कि जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो क्लिनिक्स वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स या जो साइकोलॉजी से लिंक लोग हैं, उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ हो सकती है. लेकिन हमें ये बात समझनी है कि सारी क्लासिफिकेशंस ठीक हैं अपनी अपनी ईज़ के मुताबिक और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये क्लासिफिकेशन की जाती हैं. तो आज हम डेफनेस को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे. सो ये जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है और जो बातें मैंने आपके साथ जिक्र की हैं कि ये जो वैराइटीज़ हैं या ये जो क्लासिफिकेशन के अंदर मुख्तलिफ एंगल्स हैं, ये बेसिकली उन इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस को ज़ाहिर करते हैं जो कि एक डेफ बच्चा जो है फेस करता है. तो इन तमाम के अंदर आपने जो चीज़ देखनी है कि क्लासिफिकेशंस आर बेस्ड अपॉन साइट ऑफ लीजन. लीजन किस साइट पर, लीजन मींस वेयर इज द डैमेज. इज द डैमेज इन द आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, या ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रॉब्लम है. दूसरा है एज ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट की किस सतह पर जो है एक इंसान जो है वो डेफनेस का शिकार हुआ. बिकॉज उससे दूसरा फ़र्क ये पड़ता है कि लैंग्वेज जो है वो उसके अंदर एक डेफिशिएंसी आ जाएगी अगर वो बहुत अर्ली हो जाए. एंड द थर्ड थिंग इज़ कि क्या वो प्री लिंगुअल डेफनेस थी या पोस्ट लिंगुअल डेफनेस थी. अगेन उस बच्चे की सोशलाइजेशन पर, उसकी एजुकेशन पर, उस चीज़ के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे. ऑल आई मीन टू से इसकी क्लासिफिकेशन चाहे कोई भी हो, इट हैज़ सम रीजंस बिहाइंड इट. और प्रोफेशनल्स जो कि क्लिनिक्स में काम करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अकेडमिशियंस हैं, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, इनके लिए मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस जो हैं वो एक क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम डेवलप किया जाता है जिनका ताल्लुक साइट ऑफ लीजन के साथ, एज ऑफ डेवलपमेंट के साथ और लैंग्वेज के साथ हुआ करता है. सो लेट्स ट्राई टू लर्न अ बिट मोर अबाउट इट. So the first classification that I mentioned was about site of lesion. ये बेसिकली जो हमारे क्लिनिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो ईएनटी वाले लोग हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग क्या करते हैं कि डेफनेस को साइट ऑफ लीजन के मुताबिक एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, साइट ऑफ लीजन से मुराद विच पार्ट ऑफ द ईयर इज डैमेज. अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ लेकर जाऊंगा. पीछे से मुराद हमारा जो लास्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने एनाटमी का जिक्र किया था और फिजियोलॉजी का जिक्र किया था. हम सब ने इस चीज़ को बड़ा कैटेगोरिकली समझा था कि आउटर ईयर का काम था कलेक्शन और ट्रांसमिशन, ठीक है, और कंडक्शन.
और जो मिडल ईयर था उसका काम भी यही था कि जो आउटर ईयर से साउंड आती थी उसको वो क्या करता था, उसको ट्रांसमिट करता था, उसको फॉरवर्ड करता था, उसको कंडक्ट करता था। जबकि जो थर्ड पार्ट था उसका ताल्लुक जो था वो अगेन जो हमारे पास साउंड इम्पल्सेस आ रहे थे इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उनको कन्वर्ट कर देता था साउंड के उनके एक परसेप्शन के अंदर उनको कन्वर्ट करता था। जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो थी वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ले जाती थी। वहाँ पर उस आवाज़ को मीनिंग पहनाए जाते थे। वर्निकीज एरिया का रोल हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था अबाउट द ऑडिटरी एरिया इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इन तमाम के रोल्स को हमने आइडेंटिफाई किया था। तो अब बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो साइट का क्लासिफिकेशन सिस्टम है साइट ऑफ लीजन के मुताबिक, ये बेसिकली ये डिटरमिन करता है कि विच पार्ट ऑफ द ईयर इज डैमेज्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ द आउटर ईयर, अगर आउटर ईयर डैमेज्ड है या उसमें कोई डिसऑर्डर है तो उसके नतीजे में फ़र्क किस चीज़ पे आएगा? वो ज़ाहिर है, मैंने आपको पहले भी बताया था अनोशिया के केस में जिसके अंदर आपका जो पिना है या ऑरिकल है वो डीफॉर्म्ड है या छोटा है, तो या बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ टोटली एब्सेंट। बाज़-औक़ात वो डीफॉर्म्ड होता है, बाज़-औक़ात वो टोटली एब्सेंट होता है। तो इन दोनों केसेस के अंदर वी रियलाइज़ कि उसका जो एयर कलेक्शन या साउंड कलेक्शन का जो एक मरहला था वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर कंडक्ट नहीं कर पाएगा। जब कंडक्शन नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है लिसनिंग और उसकी हेयरिंग पे बच्चे की फ़र्क पड़ सकता है। सो इट इज़ वाइटल दैट वी अंडरस्टैंड कि विच पार्ट ऑफ द एरिया, विच पार्ट ऑफ द ईयर इज़ बेसिकली एट फॉल्ट, और इसीलिए ये साइट ऑफ रीजन के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आउटर ईयर या मिडिल ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके नतीजे में कंडक्शन का प्रॉब्लम होता है। एयर इज कंडक्टेड। देखो, जब हम फिजिक्स ऑफ साउंड पढ़ रहे थे तो वी रियलाइज कि साउंड जो है वो कंडक्ट करती है अपनी एनर्जी अपने से अगले मॉलिक्यूल को, फिर अगले मॉलिक्यूल को। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वेव्स चलती हैं और साउंड जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल करती है। ऑल इन ऑल वी नीडेड टू रिलेट टू दैट कॉन्सेप्ट, और उसका मतलब ये था कि आउटर ईयर और मिडल ईयर जो है वो कलेक्शन और कंडक्शन का काम कर रहे थे। आउटर कलेक्ट करता था और कंडक्ट करता था, और मिडल ईयर खाली उसको इन्हेंसमेंट करता था और कंडक्ट करता था। लिहाजा ये कंडक्शन का प्रोसेस मुतासिर हो जाएगा अगर आउटर ईयर के अंदर प्रॉब्लम है या मिडल ईयर के अंदर प्रॉब्लम। तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जिसका कि अभी हमने जिक्र किया। तो ये क्लासिफिकेशन कंडक्टिव डेफनेस कहलाती है। कंडक्टिव डेफनेस से मुराद ये है कि द पर्सन इज अनएबल फॉर सम रीजन इन द आउटर और मिडल ईयर, जिसके नतीजे में वो कंडक्ट नहीं कर पा रहा। आगे चलते हैं। देन वी हैव गॉट सेंसरी न्यूरल डेफरेंस। ऑल सेंसरी लॉस ड्यू टू मेल डेवलपमेंट, ट्रॉमा और डिजीज अफेक्टिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इनर ईयर इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरल डेफनेस। हमने इनर ईयर के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि जो इनर ईयर जो है वो कॉक्लिया है, उसके अंदर वेस्टिब्यूल है। एक का ताल्लुक बैलेंस के साथ था, कॉक्लिया का ताल्लुक हेयरिंग के साथ था। और हेयरिंग जो थी वो स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स थे जो कि मैकेनिकल एनर्जी के नतीजे में जब वो मूव करते थे तो वो दे टेंड टू कन्वर्ट दैट स्टिमुलस इनटू इम्पल्सेस, और वो इम्पल्सेस जो थे वो कॉक्लियर नर्व जो है वो लेकर इट 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 रीच द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो अगर प्रॉब्लम आ जाए किसी भी सूरत में इन केस ऑफ सेंसरी न्यूरल डेफरेंस, अगर उसके मिडल ईयर इसके इनर ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, दैट इज़ वन वी कॉल के द पर्सन हैज़ गॉट सेंसरी न्यूरल डेफनेस। तो जब कभी भी आप लफ्ज़ सुने सेंसरी न्यूरल डेफनेस है जी उस शख्स को, तो आपको फ़ौरन समझ आ जानी चाहिए, जो फ़ौरन बात समझ आ जानी चाहिए, नंबर वन ये कि आइदर द कॉक्लिया इज डैमेज, उसके हेयर सेल्स का डैमेज हो सकता है, उसकी जो हमने बेजिलर मेम्ब्रेन का जिक्र किया था, राइनस मेम्ब्रेन का जिक्र किया था, उनके अंदर कोई इश्यूज हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो जो हेयर सेल्स हैं वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे मैकेनिकल एनर्जी को नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए। तो इस वजह से, और ये भी हो सकता है कि जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है उसके अंदर कोई इशू जो है वो कोई इशू आ रहा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि द साइट इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये साइट ऑफ लीजन के मुताबिक। अगली चीज़ है वो सेंट्रल डेफनेस। सेंट्रल से मुराद आपको समझ आ गई, we are talking about central nervous system. It includes all causes leading to lack of normal functioning of hearing nerve from inner ear to the interpretative areas of the brain. अब interpretative areas कौन से हैं?
ये वो एरियाज थे जो कि आपके वर्निकीज एरिया है और जो ऑडिटरी एरिया है। अब ऑडिटरी एरिया बेसिकली उस रिस्पांस को या उस स्टिमुलस को कैच करता है जो नर्व के ज़रिए उसके पास, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व्स के ज़रिए उसके पास पहुंचता है। तो अगर वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व अपना काम नहीं कर रही, या वो उसके अंदर ट्रांसमिशन का इशू है, या आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, और आप इस तमाम वजूहात की बिना पर आप साउंड के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, यस यू हैव गॉट सेंट्रल डेफनेस। तो अगर ये जो अभी हमने साइट ऑफ लीजन के मुताबिक क्लासिफिकेशन की है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँ आपके लिए, तो सिचुएशन ये है कि साइट इज़ वाइटल। आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूँ जी फलाने शख्स का ऑरिकल ख़राब है, तो आप फ़ौरन कहना सर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अगर मैं कहूँ यार उसकी ऑसिकुलर चेन ब्रेक है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अगर मैं कहूँ उसके कान के अंदर वैक्स है, आप कहेंगे जी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अगर मैं कहूँगा कि उसके जो मिडिल ईयर है उसके अंदर इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया है, आप कहोगे जी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अगर मैं कहूँगा कि जी यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन है, आपने फ़ौरन कहना है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। क्योंकि आउटर ईयर, मिडिल ईयर के अंदर जब कभी प्रॉब्लम आएगी तो उसके नतीजे में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है वो रिजल्ट होगा। और इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेंसोरियल डेफनेस। तो सेंसोरियल डेफनेस का ताल्लुक इनर ईयर के साथ है, और ये अगर इफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व एज वेल तो उसको सेंट्रल डेफनेस भी कहेंगे। वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के अंदर इश्यूज हैं। सो ऑल इन ऑल हम ये समझ पाए कि इट इज़ वाइटल दैट वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट के साइट ऑफ लीजन के मुताबिक भी एक्सप्लेन किया जाता है डेफनेस को। तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो मेडिकल मॉडल में बिलीव करते हैं। आई होप आपको पता है कि मेडिकल मॉडल क्या था। मेडिकल मॉडल हमेशा एक इंसान के अंदर जो था उसको फिक्स करने की कोशिश करता। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी मिडिल ईयर खराब है, मिडिल ईयर को ठीक कर दो, आउटर ईयर खराब है, आउटर ईयर को ठीक कर दो, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी कोई नर्व का इशू है तो वो कहेंगे जी इसको आप व्हाई डोंट यू गिव हिम दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। तो कहने का मकसद ये है कि ऑल इन ऑल मेडिकल मॉडल इज बेस्ड अपॉन टू फाइंड अ फॉल्ट इन द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, और उसको फिक्स करने के लिए कोशिश करते हैं। जबकि इसी के बरक्स जो सोशल मॉडल्स हैं वो कहते हैं ठीक है इट्स ऑल राइट, अगर एक बच्चे को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो आप ऐसा करें, आप उसको ज़रा करीब जाके बोल दें, आप उसको ज़्यादा मौका दें, उसको आई कांटेक्ट दें, उसको रिपीट कराएं, अपने सेंटेंसेस को चेंज करें, द पर्सन विल बी एबल टू लिसन, वॉल्यूम ऊंचा कर दें या कोई सपोर्ट कर दें। सो ये एक जो था हमारा सोशल मॉडल था। एक रिहेबिलिटेशन वाला भी था कि उसने कहा कि हम इसको इसके हेयरिंग एड लगा देते हैं, उससे इसकी हेयरिंग की एम्पलीफिकेशन हो जाएगी और ये बच्चा सुन सकेगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल एज फार एज इंटरवेंशन इज कंसर्न। जो दूसरी क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो है डिग्री ऑफ डेफनेस के हिसाब से। डिग्री से मुराद है डेफनेस की शिद्दत कितनी है। तो डेफनेस की शिद्दत जो है इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट और लेवल ऑफ डेफनेस वेदर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज देयर और नॉट। और उसकी शिद्दत कितनी है, क्या उसकी शिद्दत इतनी है कि वो लैंग्वेज सीख पाया या नहीं सीख पाया। लेट अस सपोज अगर किसी शख्स की जो डेफनेस है वो इतनी शदीद है कि वो लैंग्वेज सीख ही नहीं पाया, तो हम ऐसे बच्चे को कहेंगे कि वो डेफ है। एक ऐसा बच्चा जो कि सीख नहीं पाया डेफनेस को, हम कहेंगे कि जी सीख नहीं पाया लैंग्वेज को, हम कहेंगे कि द चाइल्ड इज डेफ। और जबकि दूसरा जो है वो हार्ड ऑफ हेयरिंग है कि उसने लैंग्वेज सीखी तो है लेकिन परहैप्स उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं और वो अच्छी तरीके से नहीं सुन सकता, वो कुछ ना कुछ लेकिन कर सकता है, तो हम उसको कहेंगे द चाइल्ड इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। So those having hearing loss but in whom language acquisition has not been precluded, यानी कि hearing loss तो था उनके अंदर लेकिन फिर भी उन्होंने लैंग्वेज जो थी वो सीख ली कुछ ना कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेफनेस का या हेयरिंग लॉस था वो इतना शदीद नहीं था और उसने उसकी लैंग्वेज को सपोर्ट किया। In these, the sense of hearing, although defective, is function with or without hearing aid। तो इन तमाम के अंदर हम hearing aid जो है वो सजेस्ट करते हैं और उसको हेल्प हो जाती है। सो अब पहले हमने साइट के मुताबिक क्लासिफिकेशन की, अब हम डिग्री के मुताबिक बेटे क्लासिफाई किया हमने, जिसके अंदर डेफनेस और हार्ड ऑफ हेयरिंग का जिक्र किया।
आगे चलते हैं। तीसरी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेटा, इसका ताल्लुक जो है वो एज के साथ है कि कब हुआ किसी को हेयरिंग लॉस, एट व्हाट एज द चाइल्ड हैड हेयरिंग लॉस। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो आपको ये समझ आएगा कि कंजेनिटली ऐसे केसेस जो कि पैदाइशी तौर पर पैदाइशी तौर पर डेफ हैं, सो दोज आर कॉल्ड कंजेनिटली डेफ, वाइल एक्सक्यूज मी, वाइल ऐसे बच्चे जो कि पैदा तो नॉर्मल हुए थे, नॉर्मल हेयरिंग के साथ पैदा हुए थे, लेकिन दे हैड सम इश्यूज एट अ लेटर स्टेज ड्यू टू सम इलनेस और एक्सीडेंट्स, तो ऐसे तमाम केसेस को एडवेंटेशियसली डेफ कहते हैं। एडवेंटेशियस कौन सा हो गया? वो वाला बच्चा हु वाज बोर्न विद नॉर्मल हेयरिंग, लेकिन आफ्टर सर्टेन एज ड्यू टू एक्स नंबर ऑफ रीजंस the child had lost his ability to listening and hearing, तो उसके नतीजे में वो एडवेंटेशियसली डेफ कहला सकता है। अब देखो ये क्लासिफिकेशन का भी एक तरीका है। सो क्लासिफाई हमने साइट के मुताबिक किया, क्लासिफाई हमने डिग्री ऑफ डेफनेस के मुताबिक किया, और क्लासिफाई अभी हमने किया कि उसकी हेयरिंग लॉस जो था वो कब है, क्या पैदाइशी तौर पर, और वॉज इट एक्वायर्ड एट अ लेटेस्ट स्टेज। इसी क्लासिफिकेशन को एक और तरीके से भी एक्सप्लेन किया जाता है जिसको कहते हैं कॉज डिपेंडेंट। तो कॉज डिपेंडेंट के अंदर दो चांसेस हैं, बच्चे के अंदर दो किस्म की कॉजेज हो सकती हैं, एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं और एंडोजीनियस भी हो सकते हैं। सो एक्सोजीनियस कौन से फैक्टर्स हैं? एक्सोजीनियस ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि विरासत से जिनका ताल्लुक नहीं है, जेनेटिक नहीं है। सो द चाइल्ड कैन हैव नॉर्मल पेरेंट्स, नॉर्मल हेयरिंग पेरेंट्स, लेकिन ये बच्चा जो था गिर गया, इसके सर पे चोट लग गई, इसको मीजल्स हो गए, इसको हाई ग्रेड फीवर हो गया, इसको इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन का मेनिंजाइटिस हो गया, या एज अ रिजल्ट ऑफ सम मेडिसिन इनटेक इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो गया। सो ऐसे फैक्टर्स को हम एक्सोजीनियस कहेंगे। एक्सोजीनियस इज समथिंग दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। तो अब इसमें उसका अपना कोई रोल नहीं था, बाहर के फैक्टर्स ने उसको ये काम किया। और उसके बाद एंडोजीनियस, ये वो फैक्टर्स होंगे जिनका ताल्लुक उस बच्चे के साथ था, उसके जेनेटिक मेकअप के साथ है, लिहाजा इसके अंदर हम हेरिडिटी फैक्टर्स का जिक्र करते हैं। सो हमारी क्लासिफिकेशन अभी ख़त्म नहीं हुई, हमारी क्लासिफिकेशन कंटिन्यूज ऑन। और अब होता ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है इसके अंदर हम देखते हैं कि हेयरिंग लॉस जो है वो डेवलप बड़े मुख्तलिफ अंदाज में होता है। बाज़ औक़ात ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। लाइक आपने पढ़ा होगा कि आफ्टर द सेकंड डिकेड हेयरिंग लॉस इंसान को होना शुरू कर देता है, और उसका ग्रेजुअल हेयरिंग लॉस जो है वो अगली उम्रों तक फिर बढ़ता चला जाता है। सो सेकंड डिकेड मींस कि वंस यू आर 20 इयर्स ऑफ एज, उसके बाद आपकी हेयरिंग जो है वो कंपैरेटिवली कम 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 होती चली जाती है विद इंक्रीजिंग एज। इसको कहते हैं प्रेस्बाइक्यूसिस, यानी हेयरिंग लॉस लिंक टू द एज इटसेल्फ विद द प्रोग्रेस इन एज, इसको हम प्रेस्बाइक्यूसिस कहेंगे। जबकि डेफेंड ऐसे लोग होंगे जो कि प्रोफाउंड सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस के साथ होंगे, अकरिंग आफ्टर द एज एट विच द यूज ऑफ लैंग्वेज इज रिटेन। लेकिन अगर 5 साल के बाद किसी भी एक्स नंबर ऑफ रीजंस की वजह से आपने अचानक से आपको हेयरिंग लॉस हो गया, लेकिन आप बोलते हैं और आपके पास लैंग्वेज आ गई नहीं, 5 ईयर्स के बाद अगर आपको हेयरिंग लॉस हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल एज अ रिजल्ट ऑफ अ ब्लास्ट, धमाका हुआ और धमाके से आपके सारे ऑसिकुलर चेन और कॉक्लिया सारा कुछ डैमेज हो गया, लेकिन उस धमाके से चंद घड़ियां पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, आप बोल रहे थे, आपके पास लैंग्वेज थी, तो इसका मतलब ये हो कि अब आप डेफेंड हो गए हैं, आप डेफेंड हो गए हैं, आपको जो है वो सुनने की सलाहियत जो है वो आपकी ख़त्म हो गई है, लेकिन आपके पास लैंग्वेज अभी है और वो लैंग्वेज आप सीख चुके हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, कोई बात कर रहा होता है तो आप उसकी लिप रीडिंग से उसकी बात समझ जाएंगे, हालांकि आप सुन नहीं रहे, आप रीड आउट कर सकते हैं बिकॉज आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी आ गई थी, वगैरह वगैरह। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट्स जो कि डेफेंड को दी जाएंगी। और प्रेस्बाइक्यूसिस चूंकि एक नॉर्मल फिनोमेना है, लिहाजा ये ग्रेजुअल लॉस जो है, तो इसमें यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हमारी डिस्कशन का हिस्सा बन सकती है, और वो है आजकल का ज़माना। आजकल के ज़माने में आप देखो कि वी आर सो मच इनटू दिस टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, के वी आर यूजिंग इट मच मोर देन व्हाट आवर एंसेस्टर यूज्ड टू डू। हमारे हमारे जो पिछले
जो पिछले गुजरे हुए रिलेटिव्स हैं, उन्होंने तो कभी इतना साउंड एक्सपोजर किया ही नहीं था जितना कि हम करते हैं। आप भी अपने इसका वॉल्यूम जब ऊंचा करते हैं मोबाइल का, तो वो इट टेल्स यू नो इट्स हार्मफुल फॉर योर हेयरिंग। इसका मतलब ये है कि साउंड एक्सपोजर से भी तो हेयरिंग लॉस होना था ना। तो अब प्रेस बाय एक्यूसिस अपनी जगह पर हर इंसान के साथ होता है, ऊपर से अगर आप साउंड एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, शोर वाली जगह पर काम करते हैं, तो उनका तो हेयरिंग लॉस डेफिनेटली दूसरों से ज़्यादा होगा। तो प्रेस बाय एक्यूसिस और डेफन का मैंने जिक्र किया। सो एनीवेज, अगर इफ़ यू हैव गॉट अ क्वेश्चन हेयर तो आई वुड लव टू आंसर। और सेकेंडली ये आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये मुख्तलिफ इसलिए है, सिर्फ इसलिए है ताकि हर प्रोफेशन से लिंक लोग जो है अपनी रिलेट कर सकें इसके साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, या लेट अस सपोज अगर एक टीचर है और उसके पास एक बच्चा आता है हेयरिंग लॉस वाला तो टीचर सबसे पहले उसके पेरेंट्स से सवाल करेगा कि इसका हेयरिंग लॉस कब हुआ था। अब हेयरिंग लॉस कब हुआ था, वो क्या मैयर क्या करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि इसके पास लैंग्वेज कितनी है। अगर पेरेंट्स कहेंगे जी इसको कि 7 साल की उम्र में हेयरिंग लॉस हो गया था, तो वो समझ जाएगा कि ओके तब तक तो ये बोलता था, इसके पास कोई ना कोई लैंग्वेज जो है वो मौजूद है, लिहाजा मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँगा, मुझे कौन से तरीक़ाकार से इसको एजुकेट करना है और मैं इसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से जब जो आप जाते हैं किसी ईएनटी प्रोफेशनल के पास, तो वो देखता है, आपसे पूछता है हाँ जी बेटे कान, इसके कान के किस हिस्से में दर्द है, सो दैट वो उसको इंटरवीन कर सके। कुछ अगर आप ज़ाहिरी चीज़ें हैं, आउटर ईयर है, मिडल ईयर है, वो तो देख लेता है, लेकिन अगर इनर ईयर का प्रॉब्लम है तो इनर ईयर तो वो डायरेक्टली नहीं देख सकता। अब इनर ईयर के लिए उसको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, कुछ ऑडियोलॉजिकल टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका बीरा टेस्ट है, उसमें आपको साउंड स्टिमुलस दिया जाता है कानों के ज़रिए और आपके नर्व्स का जो वर्किंग है वो देखी जाएगी। उसके अलावा आपका ब्रेन का रिस्पांस देखा जाएगा। सो ऑल इन ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पीच थेरेपिस्ट, जो कि आपका फ्यूचर इंशाल्लाह वो क्या चीज़ है। एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, व्हेन आई टॉक टू समबडी, जब मैं किसी से बात करता हूँ इस किस्म के बच्चे जिनको के हेयरिंग लॉस है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसको हेयरिंग लॉस कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर वो बात करते करते बहुत ज़्यादा उसकी ज़बान में क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब है कि बच्चा बोल तो रहा है लेकिन इसकी स्पीच में क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कि इसको कंडक्टिव का प्रॉब्लम हो। तो मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ। और एक बच्चा जो कि बिल्कुल नहीं बोलता, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यार इसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। सो एक जजमेंट है, एक एक्सपीरियंस है जो कि आपको ये बता देता है कि यू कैन मेक सम assumptions एंड यू कैन मेक सम हिंट्स कि इस बच्चे को ये चीज़ हो सकती है। तो स्पीच थेरेपिस्ट के लिए, एक क्लिनिकल प्रोफेशनल के लिए, एक टीचर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासिफिकेशंस हैं जो कि उसके काम आती हैं। सो this is what I had to tell you about classification. If we have any questions, then we can ask. सर ये सेंसरी न्यूरल डेफनेस और सेंट्रल डेफनेस कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम में आएगी?